अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली ये हमारा फोर्थ लेक्चर है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। फर्स्ट टू लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि व्हाट इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड व्हाट वाज द नीड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड हाउ इट फुलफिल द नीड। थर्ड लेक्चर में हमने पार्ट 1 पढ़ा था प्रिलिमिनरी का, यानी पार्ट 1 में हमने पढ़ा था सेक्शन 1 से सेक्शन 7 तक। उसमें हमने पढ़ा था कि शॉर्ट टाइटल और इसकी कमेंसमेंट, इसकी जुरिस्डिक्शन, उसके बाद इंटरप्रिटेशन क्लॉज हमने पढ़ी थी। कुछ टर्मिनोलॉजीज को ये डिफाइन करता है, ट्रस्ट, ट्रस्टी, ऑब्लिगेशन, सेटलमेंट। और उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डेफिनेशंस दी गई हैं वो डेफिनेशन भी यहाँ एज इट इज उनका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मायने है वही मायने हम इधर लेंगे। उसके बाद हमने सेविंग क्लॉज इसकी पढ़ी थी, जिसमें हमने कहा था कि जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ एग्रीमेंट्स नहीं है, यानी ऐसे एग्रीमेंट्स जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है, उन एग्रीमेंट्स की बेस पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी कोई रिलीफ नहीं देता, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही एक फर्दर एक्सटेंशन है। तो जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट से नहीं है उनकी बेस पे ये किसी किस्म का भी स्पेसिफिक रिलीफ नहीं देता। उसके बाद हमने कहा था कि रजिस्ट्रेशन एक्ट पे भी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की कोई प्रोविजन इफेक्ट नहीं करेंगी। रजिस्ट्रेशन एक्ट को भी एज इट इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेव करता है। मैंने आपको सेविंग क्लॉज की पूरी फिलॉसफी बताई थी और नॉट स्टैंडिंग क्लॉज की भी, दोनों को आप इसमें कंपैरेटिवली बताया था। अच्छा, आज हम इसका पार्ट 2 स्टार्ट करने लगे। पार्ट 2 में दिए गए स्पेसिफिक रिलीफ, यानी जो हमने मोड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ या वेज ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़े थे, उन्हीं मोड को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। यानी हर एक मोड के बारे में एक सेपरेट चैप्टर है। चैप्टर 1 है इसका, पार्ट 2 का, रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, कि किसी भी प्रॉपर्टी की पोजेशन को हमने किस तरह रिकवर करना है। चैप्टर 1 को इन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है पार्ट 1 उसका, जो वो कहता है कि रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और पार्ट बी जो है वो डील करता है रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये लेक्चर हमारा स्पेसिफिक रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से होगा, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हमारा रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 10 और 11 के हवाले से होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर आज का। बेसिकली रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को दो सेक्शन डील करते हैं, सेक्शन 8 और सेक्शन 9। सेक्शन 8 और सेक्शन 9 को हम एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू जजमेंट करेंगे, विद प्रैक्टिस के हवाले से भी मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, और इन चीजों को हम लाजमी डिस्कस करेंगे जो यहाँ मैंने आउटलाइन के तौर पे लिखी है, विद रेफरेंस टू जजमेंट्स। अच्छा, बेसिकली हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी हम किसे कहते हैं, क्योंकि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब हम देखें इसकी इंटरप्रिटेशन क्लॉज में, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं की गई। इसका मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखने के लिए हमें जाना होगा जनरल क्लॉज एक्ट में। जनरल क्लॉज एक्ट का सेक्शन 3 जो है वो डिफाइन करता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। उसमें आगे क्लॉज आई थिंक 25 है, सेक्शन 3 की क्लॉज 25 वो डिफाइन करती है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो वो वहां पे ये है कि लैंड, इमूवेबल प्रॉपर्टी में कौन कौन सी चीजें शामिल, लैंड, अर्थ, या लैंड से जो हम प्रॉफिट ले रहे हैं वो भी, कोई फॉर एग्जांपल कुछ काश्तकारी वहां पे की हुई है और उससे जो हमें अर्निंग हो रही है वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही शुमार होता है। अर्थ और एनीथिंग अटैच टू द अर्थ, जो परमानेंटली अर्थ के साथ अटैच है, अटैच टू अर्थ। ये डिटेल में हम जब जनरल क्लॉज एक्ट पढ़ेंगे उधर पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैं शॉर्ट से इंट्रो देता हूँ कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होती क्या है। अब हमने देखना है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन को हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। यानी किसी ने हमारी प्रॉपर्टी पे नाजायज कब्जा किया हुआ है, कोई हमारी प्रॉपर्टी पे नाजायज काबिज है, तो उससे अपनी प्रॉपर्टी हम कैसे रिकवर कर सकते हैं, थ्रू द लीगल वे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सेक्शन 8 जो डील करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन को रिकवर करने के हवाले से। तो सेक्शन 8,
सेक्शन 8 रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। अ पर्सन इंटाइटल्ड टू द पोजेशन। पहली बात इसने क्या की है, अ पर्सन, यानी पर्सन से कौन शख्स मुराद है, चाहे वो लीगल पर्सन हो, चाहे वो फिजिकल पर्सन या रियल पर्सन हम जिसे कहते हैं, दोनों, एनी पर्सन का वर्ड यूज हुआ यहाँ पे, एनी पर्सन। दूसरी क्या चीज बताता है वो हमें, एनी पर्सन या अ पर्सन इंटाइटल्ड टू द पोजीशन, यानी वो शख्स जो पोजीशन का इंटाइटल है, इंटाइटल्ड टू द पोजीशन। यहाँ पे कोई स्पेसिफाई उसने नहीं किया कि इंटाइटल्ड टू द ओनरशिप। जरूरी नहीं है कि ऑनरशिप होगी तो ही आप इंटाइटल्ड टू पोजेशन होंगे, बाज सूरतों में आप विदाउट ऑनरशिप भी इंटाइटल्ड टू पोजेशन हो जाते हैं। तो बाज लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं और वो इसको मखसूस कर देते हैं सेक्शन 8 को मिल्कियत के साथ, कि आपकी मिल्कियत होगी तो आप सूट फाइल करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंटाइटल्ड टू पोजेशन का वर्ड यूज हुआ है। इंटाइटल्ड टू पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इमूवेबल हो और वो स्पेसिफिक हो, नॉट के जनरल। पता हो कि कौन सी प्रॉपर्टी को इलीगली किसी ने कब्जा किया हुआ है और कौन सी प्रॉपर्टी की हमने पोजीशन को रिकवर करना है। मे रिकवर इट, उसको हम रिकवर कर सकते हैं इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, यानी सीपीसी में जो उसके मैनर बताए गए हैं किसी भी प्रॉपर्टी को रिकवर करने के, उन्हीं मैनर को फॉलो करते हुए हम किसी भी प्रॉपर्टी की इलीगल डिस्पोजेशन को, किसी भी प्रॉपर्टी की पोजेशन को हम रिकवर कर सकते हैं। तो सीपीसी का ऑर्डर 21 और रूल 35 और 36 इसको डील करते हैं कि हमने किस तरह कौन सा प्रोसीजर फॉलो करते हुए किसी भी प्रॉपर्टी की पोजेशन को रिकवर करना है। अच्छा, अब वही मैं आपको एक जनरल इंपॉर्टेंट बात बता रहा था कि इंटाइटल्ड टू पोजेशन, यानी इंटाइटल्ड टू पोजेशन होना शर्त है, नॉट इंटाइटल्ड टू ओनरशिप। उसके बाद रेगुलर प्रोसीडिंग, यानी उसने कहा है कि द प्रोसीजर वाज मे बी फॉलोड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, यानी सिविल प्रोसीजर का जो कोड का जो प्रोसीजर उसमें बताया गया है ऑर्डर 21 और रूल 35 और 36 में, वही प्रोसीजर कोड फॉलो करते हुए ये हमें पोजीशन रिकवर करा के देगी। तो इसका मतलब यहाँ पे रेगुलर प्रोसीडिंग चलेंगी। पहले एक बंदा सूट फाइल करेगा, फिर रिटर्न स्टेटमेंट आएगी, फिर एविडेंस आएंगे, जो एक किसी भी सिविल सूट का एक प्रोसेस, जो उसकी प्रोसीडिंग का प्रोसीजर होता है, वो रेगुलर प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ये डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की। इसमें कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो आपको स्पेसिफिक रिलीफ दे या ना दे। इसीलिए इन्होंने सेक्शन में जो मेंशन किया है वो क्या है कि अ पर्सन इंटाइटल्ड टू पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी मे रिकवर, यानी जरूरी नहीं कि कोर्ट उसको रिकवर प्रॉपर्टी करा के दे, मे रिकवर। अगर कोर्ट समझती है, कोर्ट की कंसेंट है, तो फिर कोर्ट करा के देगी, जरूरी नहीं कोर्ट बाउंड नहीं, क्योंकि डिस्क्रिशनरी रिलीफ है। अच्छा, उसके बाद हम इसकी कुछ टेक्निकलिटीज देखते हैं कि पहले मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे एक पर्सन है ए, उसने प्रॉपर्टी परचेज की बी से। कोई एक प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल ये कोई घर है, ए ने बी से परचेज किया, ठीक है। अब ए ने परचेज किया है, ए ने एग्रीमेंट टू सेल किया, उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने कंसिडरेशन दी। अब ए इंटाइटल हो गया, जब उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो गया सेल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रजिस्ट्री हो गई, तो ए इंटाइटल हो गया कि वो इस प्रॉपर्टी को रिकवर करे, इस प्रॉपर्टी की पोजीशन को रिकवर करे। और फॉर एग्जांपल बी इसे प्रॉपर्टी की पोजीशन नहीं दे रहा, तो ए सेक्शन 8 के तहत, सेक्शन 8 के तहत कोर्ट में सूट फाइल करेगा कि मैं इस प्रॉपर्टी का इंटाइटल्ड टू पोजीशन हूं और बी मुझे प्रॉपर्टी नहीं दे रहा। तो कोर्ट उसको फिर रेगुलर प्रोसीडिंग चला के बी को भी बुलाया जाएगा, बी के एविडेंस भी देखे जाएंगे, ए के भी। और अगर ए ये चीज साबित कर देता है कि ए वाकई में इंटाइटल्ड टू पोजीशन है इस प्रॉपर्टी का, तो फिर ए को ये प्रॉपर्टी दे दी जाएगी।
इसमें शर्त है कि ए को साबित करना पड़ेगा कि इंटाइटल्ड टू पोजेशन क्या होता है। तो हम बात कर रहे थे कि ए को यहाँ पे साबित करना पड़ेगा कि इंटाइटल्ड टू पोजेशन उसकी है वो, और पोजेशन के लिए इंटाइटलमेंट टाइटल वो रखता है, पोजेशन का टाइटल ए के पास है। तो फिर ही कोर्ट ए को इस प्रॉपर्टी की पोजेशन रिकवर करा के देगी, यानी इंटाइटल टू पोजेशन उसे साबित करना लाजमी है। बर्डन ऑफ प्रूफ ए के ऊपर है कि ए साबित करे कि वो इंटाइटल टू पोजेशन है उस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का। अच्छा, इसमें अब हम एक टेक्निकलिटी देखते हैं, वो ये है कि फॉर एग्जांपल ए पर्सन है ए पर्सन, इसकी डेथ हो जाती है, इसके मिसाल के तौर पे दो बेटे हैं सी और डी, मिसाल के तौर पे ए पर्सन इसकी डेथ हो गई, सी और डी इसके दो बेटे हैं, इसकी एक प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी पे इन दोनों का कब्जा है, मिसाल के इस ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी पे इन दोनों का कब्जा है। अब किसी भी वजह से सी या डी का जो कब्जा है उसके कब्जे को रिकवर कर लेता है इनमें से एक बंदा। फॉर एग्जांपल डी के कब्जे को रिकवर कर दिया सी ने, या सी की जमीन पे काबिज हो गया डी, तो अब इंटाइटल्ड ये दोनों है, इंटाइटल्ड दोनों है क्योंकि विरासत दोनों को मिली थी, लेकिन कब्जा एक ने कर लिया। तो अब ये जनरली अगर हम इसे अपेरेंटली देखें तो यही है कि सेक्शन 8 में सूट फाइल करेगा कि इंटाइटलमेंट तो मेरे पास है, इंटाइटल टू पोजीशन तो मैं हूं, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी में मेरे भाई ने या मेरे खाता शरीक ने कब्जा किया हुआ है। तो टेक्निकली कोर्ट ने चीज जजमेंट के थ्रू डिसाइड की है कि जब को शेयर का मामला हो, यानी जब एक प्रॉपर्टी में दो मुश्तरका खातेदार हो, तो वो सेक्शन 8 के तहत सूट फाइल नहीं कर सकते। यानी इंटाइटल टू पोजेशन, बेशक सी ने फॉर एग्जांपल डी की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है, डी इंटाइटल टू पोजेशन तो है, उसके पास ऑनरशिप भी है, लेकिन वो सेक्शन 8 के तहत सूट फाइल नहीं कर सकता क्योंकि सी उसका को शेयरर है, उसका खाता शरीक है। इसमें मसला क्या है, वजह क्या है इसको जजमेंट में ये बात सेटल करने की? वजह यह है कि जो भी कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी होती है, ज्वाइंट ऑनरशिप होती है किसी भी प्रॉपर्टी पे, तो उसके हर एक पार्ट में, हर एक हिस्से में सारे खातेदार बराबर के शरीक समझे जाते हैं। यानी फॉर एग्जांपल इस प्रॉपर्टी में 3 खाता शरीक हैं, तो इस पार्ट में ए बी और सी, ए भी इसका मालिक है, बी भी इसका मालिक है, सी भी इसका मालिक है। प्रॉपर्टी के हर एक हिस्से का सारे जितने भी ज्वाइंट और ऑनर हैं, उसके जितने भी को-शेयरर हैं, सब मालिक हैं। इसीलिए अब जब ज्वाइंट प्रॉपर्टी होगी तो उसमें ये हम नहीं पता चला सकते कि इसके कौन से हिस्से के लिए ये इंटाइटल टू पोजेशन है। इसी वजह से को-शेयरर की सूरत में हम सेक्शन 8 के तहत सूट फाइल नहीं कर सकते। इसका फिर सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यह है कि पहले हमें पार्टीशन की सूट फाइल करनी होगी, जो कि हम रेवेन्यू अथॉरिटीज के पास फाइल करते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है, इसको पहले पार्टीशन कराए। पार्टीशन होने के बाद जब स्पेसिफाई हो जाए, इसलिए मैं कह रहा था स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्पेसिफाई हो जाए कि ये प्रॉपर्टी इसकी है और ये प्रॉपर्टी इसकी है, और फिर भी जिसकी प्रॉपर्टी है, जो उस प्रॉपर्टी का इंटाइटल्ड पोजीशन है, उसके पास उस प्रॉपर्टी की पोजीशन नहीं है, तो फिर वो कोर्ट में जाएगा कि ये मेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, हमारी पार्टीशन हुई है, अब हमको ऑनर नहीं है, तो अब मुझे मेरी प्रॉपर्टी रिकवर करा के दें। ये बहुत अहम टेक्निकलिटी थी, और कुछ लोग इसको जनरली यानी इंटाइटल टू पोजीशन को जब पढ़ा रहे होते हैं तो वो मिसाल भी अक्सर यही दे रहे होते हैं कि विरासत में एक बंदे को, दो बंदों को प्रॉपर्टी मिली, एक ने दूसरे की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर दिया, तो दूसरा जाके वो कर सकता है सूट फाइल सेक्शन 8 के तहत। हालांकि टेक्निकली यहाँ सेक्शन 8 के तहत सूट फाइल नहीं हो सकता, को-शेयरर की सूरत में सेक्शन 8 के तहत सूट फाइल नहीं हो सकता। पहले आपने पार्टीशन करानी होगी लैंड की, जब आपकी लैंड स्पेसिफाई हो जाएगी फिर आप उसको सूट फाइल करके और पोजीशन उसकी रिकवर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको जजमेंट देता हूं जहां पे ये बात लिखी हुई है कि को-शेयरर सेक्शन 8 के तहत किसी भी प्रॉपर्टी की पोजीशन को, जो उनके आपस में ज्वाइंट है, खाता शरीक जो है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी जो है, उसको सेक्शन 8 के तहत रिकवर नहीं करा सकते, उनको सेक्शन 9 में जाना पड़ेगा। सेक्शन 9 को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि सेक्शन 9 में उनकी किस तरह जुरिस्डिक्शन बनती है, किस तरह वो सूट फाइल कर सकते हैं।
तो 2008 YLR और पेज इसका है 420। इस जजमेंट में यह बात की गई थी कि जब कोशियरर का मामला हो तो एक कोशियरर दूसरे कोशियरर से प्रॉपर्टी सेक्शन 8 के तहत उसकी पोजीशन, प्रॉपर्टी की पोजीशन रिकवर नहीं करा सकता। इस जजमेंट में बात की गई थी। अच्छा, एक और जजमेंट इसी हवाले से मैं आपको बताता हूं। हाँ, ये मैंने 2008 YLR 420 यही जजमेंट है, कोशियरर के नॉट कम इन सेक्शन 8। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसका लिमिटेशन पीरियड कितना है, यानी कितने अरसे के अंदर कॉज ऑफ एक्शन के एक्टिव होने के बाद कितने अरसे के अंदर एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे से रिकवर करा सकता है जब वो बंदा इंटाइटल टू पोजीशन है। तो ये है 12 ईयर। 12 ईयर लिमिटेशन एक्ट में जो बताया है, इसका लिमिटेशन पीरियड है 12 ईयर, यानी 12। फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा किया हुआ है, उस प्रॉपर्टी के इंटाइटल टू पोजीशन और में ए की प्रॉपर्टी ने पे बी ने कब्जा किया हुआ है, जबकि ए इस प्रॉपर्टी का इंटाइटल टू पोजीशन है। तो 12 साल के अंदर अंदर ए इस प्रॉपर्टी को रिकवर करा सकता है थ्रू द सेक्शन 8, अगर उनके दरमियान आप इसमें पार्टीशन लैंड है, को शेयर वाला मामला नहीं है। अच्छा, इसके हवाले से मैं आपको जजमेंट देता हूँ लिमिटेशन पीरियड के हवाले से। तो लिमिटेशन जो इसकी है आर्टिकल आर्टिकल 142, ये कहाँ पे बताई गई है? आर्टिकल 142 और 144 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट इसमें बात की गई है। फिर भी अगर आपको लिमिटेशन का कभी कोई मामले में मसला आता है, कहीं पे आप चेक नहीं कर पा रहे कि इसकी लिमिटेशन कब से स्टार्ट हो गई, या इसकी लिमिटेशन कंप्लीट हो गई है, या अभी हमारे पास सूट फाइल करने का कोई ना कोई टाइम बचा हुआ है, तो मैं आपको लिमिटेशन के हवाले से 2-3 जजमेंट रेफर कर देता हूँ। कभी भी कोई लिमिटेशन की आपने टेक्निकलिटी समझनी हो सेक्शन 8 के अंदर, तो वो आप जजमेंट उनको कंसर्न कीजिएगा, उनमें हर एक चीज डिटेल में डिस्कस की गई है। PLD 2002 लाहौर, पेज है 170। उसके बाद 2001 SCMR, पेज है 403। एक और भी लिख लें 2013 SCMR सेम 157, पेज 157। इन जजमेंट्स में लिमिटेशन पीरियड को अंडर सेक्शन 8 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डिटेल में डिस्कस किया गया है कि यहाँ पे कब लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा, और इसमें जो भी टेक्निकलिटीज है सबको डिटेल में डिस्कस किया गया है। अच्छा, अब हम आते हैं इसके कोर्ट फी के सेक्शन की तरफ के सेक्शन 8 के तहत हमने कोई प्रॉपर्टी रिकवर करानी है, उसकी पोजीशन रिकवर करानी है, तो उसमें हमने कोर्ट फी कितनी देनी होगी? तो कोर्ट फी यहाँ पे जो होगी वो जनरली जो कोर्ट फी का प्रिंसिपल है वही होगा। कोर्ट फी एक्ट में जो बताया गया है वो ये होता है कि जनरली मैं आपको बता देता हूँ, बाकी कोर्ट फी एक्ट इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। 0 से लेकर 25,000 तक, 0 से 25,000 तक कोई कोर्ट फीस नहीं होती। अच्छा, 25,000 से 2 लाख तक कितनी होती है? 7.5% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। यानी फॉर एग्जांपल हमारी प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए की है, जिसमें हमारी सूट प्रॉपर्टी जो है, जिसमें हमारा डिस्प्यूट है, जिसको हमने रिकवर कराना है 1 लाख रुपए मिसाल के तौर पे, तो उसका 7.5% यानी 7500 हमने कोर्ट फी कोर्ट में जमा करानी होगी, बैंक में जमा करानी होगी।
अच्छा, अगर है 2 लाख से ऊपर, 2 लाख से कितनी भी है बेशक, इसका कोई आगे लिमिट नहीं है, तो ये फिक्स कर दी गई है, फिर वो है 15,000। यानी 2 लाख से ऊपर की अगर प्रॉपर्टी हमारी जिस पे डिस्प्यूट चल रहा है, तो फिर हमारी कोर्ट फी होगी 15,000। इसको डिटेल में हम कोर्ट फी एक्ट में पढ़ेंगे, लेकिन जनरल मैंने आपको बता दिया कि 0 से 25,000 तक कोई कोर्ट फी नहीं होती। 25,000 से 2 लाख तक अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 25,000 से 2 लाख के दरमियान है, जिस प्रॉपर्टी पे हमारा डिस्प्यूट है, तो 7.5% कोर्ट फीस होगी। और 2 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी है, फिर वो मिलियन बिलियन जितनी भी है, तो फिर कोर्ट फी फिक्स कर दी गई है, और वो है 15,000 कोर्ट फी होगी। तो कोर्ट फी के हवाले से भी मैं आपको जजमेंट देता हूँ कि जहां से आप कोई आपको मिसाल के तौर पे इशू आ जाता है, तो टेक्निकलिटीज आप देख सकते हैं। ये है PLD 2002 लाहौर, पेज है 170। अच्छा, सॉरी, ये मैं लिमिटेशन की जजमेंट आप बोलते से लिखवा दिया, वेरी सॉरी। कोर्ट फीस की जजमेंट हम देख रहे थे, PLD 1980 लाहौर, पेज है 471। उसके बाद एक और लिख लें, 2002 MLD, पेज है 860। यानी इन जजमेंट्स में कोर्ट फी के मामले को डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो ये हमारा बेसिकली सेक्शन 8 था। इसमें हमने 3-4 अहम टेक्निकलिटीज पढ़ी है कि पहले तो इंटाइटल टू पोजीशन हो, जिसने पोजीशन रिकवर करानी हो, रिकवर करनी है, जिस जो क्लेम कर रहा है कि इस प्रॉपर्टी पे मैं मुझे पोजीशन दी जाए, कोर्ट से जो चीज प्रे कर रहा है, वो जरूरी है कि वो शख्स इंटाइटल टू पोजीशन हो, उस प्रॉपर्टी का पोजीशन लेने का इंटाइटल हो। उसके बाद ये सेक्शन 8 के तहत जो प्रोसीडिंग चलती है, वो रेगुलर प्रोसीडिंग होती है, जिस तरह CPC में, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में बताई गई है, ऑर्डर 21 और रूल उसका 35 और 36। उसके बाद हमने लिमिटेशन को डिस्कस किया कि 12 ईयर है, और 12 ईयर उस दिन से स्टार्ट होगी जिस दिन उसने आपकी प्रॉपर्टी पे पोजीशन हासिल की है, दूसरे बंदे ने जिसने आपने प्रॉपर्टी रिकवर करानी है। कोर्ट फी हमने इसके देखी कि 0 से 25,000 तक कोर्ट फीस माफ होती है, 25,000 से 2 लाख तक 7.5% होती है, और 2 लाख से ऊपर जितने की भी प्रॉपर्टी हो जिस पर डिस्प्यूट है, वो फिक्स कर दी गई है, 15,000 होती है। कोस्ट शेयरर के मामले में हमने कहा कि कोस्ट शेयरर अगर उनकी लैंड पार्टीशन नहीं है, ज्वाइंट खाता है, मुश्तरका खाता जिसे हम कहते हैं, तो उस सूरत में वो सेक्शन 8 के तहत पोजीशन रिकवर नहीं करा सकते। उसके लिए मैंने आपको जजमेंट भी बाकायदा रेफर किए हैं। अब हम चलते हैं हमारे सेक्शन 9 की तरफ। सेक्शन 9 में बेसिकली हम प्रॉपर्टी की पोजीशन को किस तरह रिकवर करते हैं। तो सेक्शन 9, सेक्शन 9 को हम पढ़ते हैं। सूट बाय पर्सन dispossessed of immovable property. If any person is dispossessed without his consent of immovable property, पहली क्या बात है, डिस्पोजेशन हो। इसके हम इंग्रेडिएंट अगर इकट्ठे करें तो डिस्पोजेशन यानी किसी भी पर्सन को किसी भी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया गया हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी से, विदाउट हिज कंसेंट, उसकी मर्जी के बगैर, विदाउट हिज कंसेंट of immovable property otherwise than in due course of law। यानी जो लॉ ने किसी भी पर्सन को डिस्पोजेस करने का तरीका बताया है, उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, बल्कि इलीगली, अनलॉफुली किसी बंदे को डिस्पोजेस किया है। इलीगल डिस्पोजेशन, इलीगल डिस्पोजेशन, इलीगल डिस्पोजेशन। अच्छा,
if any person is dispossessed without his consent of immovable property, otherwise then in due course of law he or any person claiming through his mail, यानी वो बंदा खुद भी फाइल कर सकता है रिकवरी ऑफ पोजेशन का सूट, या किसी कोई पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू, या जिसको वो पावर देता है कि आप मेरी जगह पे सूट फाइल कर सकते हैं, वो भी कर सकता है। मे, फिर वही बात डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट के पास, मे का वर्ड यूज हुआ है। मे बाय सूट रिकवर पोजेशन देयर ऑफ नॉट विद स्टैंडिंग एनी अदर टाइटल डेट मे बी सेट अप इन सच सूट, यानी कि एक बंदा है, वो इस मिसाल में देता हूं, फॉर एग्जांपल ये एक घर है, इस पे ए का पोजीशन है और वो है सेटल्ड पोजीशन, यानी ये फॉर एग्जांपल 1 साल से मिसाल के तौर पे यहाँ पे रह रहा है बगैर किसी इंटरफेरेंस के। ए इस प्रॉपर्टी पे सेटल्ड पोजीशन है, सेटल्ड पोजेसर है, मिसाल के तौर पे 1 साल से वो रह रहा है। बी आके बाय फोर्स ए को इस प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर देता है, डिस्पोजेस। बी आके इस प्रॉपर्टी से ए को डिस्पोजेस कर देता है, किस तरह? इलीगल, यानी बगैर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के, बगैर किसी कोर्ट की डिग्री के। तो अब ए ये प्रॉपर्टी थ्रू द सेक्शन 9 रिकवर कर सकता है बी से, क्योंकि उसने उसको इलीगल डिस्पोजेस किया है। अच्छा, दूसरी बात, इसमें जो प्रोसीडिंग होगी वो समरी प्रोसीडिंग होगी, यानी उधर तो हमने इंटाइटल्ड टू ओनरशिप प्रूव करनी थी, एक पूरा प्रोसीजर था जो उसने कहा था कि सीपीसी के तहत उसका प्रोसीजर चलेगा, इधर पूरा प्रोसीजर नहीं फॉलो किया जाएगा बल्कि समरी प्रोसीडिंग होगी। उधर ए ने ये बात साबित करनी होगी कि मेरी इस प्रॉपर्टी पे प्रायर पोजेशन थी, पहले इस प्रॉपर्टी पे पोजेशन मेरी थी, इस बंदे ने मुझे आके डिस्पोजेस किया है, मेरी कंसेंट के बगैर डिस्पोजेस किया है और इलीगली डिस्पोजेस किया है, बगैर किसी ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के डिस्पोजेस किया है। यानी जो बंदा पोजेशन रिकवर कराना चाहता है, जो बंदा पोजेशन क्लेम कर रहा है कोर्ट के थ्रू, उस बंदे को ये चीजें साबित करना पड़ेगी कि पहले तो वो उसका पोजेशन में था, वो प्रॉपर्टी उसकी पोजेशन में थी, प्रायर पोजेशन जिसे हम कहते हैं, प्रायर पोजेशन। उसके बाद किसी और बंदे ने आके उसको इलीगली डिस्पोजेस किया, लीगल प्रोसेस ने इलीगली डिस्पोजेस किया। ये बात अगर वो साबित कर देता है कोर्ट में, तो कोर्ट बगैर किसी और टाइटल को देखे, यानी नॉट विद स्टैंडिंग एनी अदर टाइटल डेट में बी सेट अप इन सच सूट। मिसाल के तौर पे ए इस घर पे, मैंने आपको मिसाल दी काबिज था, बी इसको ए को इलीगली डिस्पोजेस करके यहाँ पे कब्जा कर लेता है, और सी एक बंदा है जिसका ये घर है मिसाल के तौर पे, जो इस घर का ओरिजिनल मालिक है। तो अब यहाँ पे बी ये बात कोर्ट से नहीं कह सकता कि ये ए का तो घर ही नहीं है जो आप इससे वापस पोजीशन रिकवर करा के दे रहे हैं, ये घर तो सी का है, सी की इंटाइटलमेंट है इस घर पे, तो नहीं। नॉट विद स्टैंडिंग एनी ऑफ द टाइटल डेट में बी सेट अप इन सच सूट, यानी कोई और टाइटल को देखे बगैर कोई किसी किस्म का भी टाइटल इस सूट में स्टैंड नहीं कर पाएगा। अगर ए ये बात साबित कर देता है कि मैं पहले प्रायर पोजीशन में था, फिर मेरी कंसेंट के बगैर इसने मुझे डिस्पोजेस किया और इलीगल डिस्पोजेस किया, तो कोर्ट उसको पोजीशन रिकवर करा के दे देगी, चाहे उसका टाइटल था या किसी और का टाइटल था, टाइटल को देखे बगैर किसी किस्म का भी टाइटल यहाँ पे स्टैंड नहीं कर पाएगा। यहाँ बड़े इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताता हूँ, यानी कि मिसाल के तौर पे ए और बी, ये एक घर है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ए इसका ऑनर है, मिसाल के तौर पे ए इसका ऑनर है और बी टेनेंट है, ये किराएदार है। अच्छा सॉरी, बी ने इस घर पे किराएदार है, जाहिर है उसकी पोजीशन इस घर पे है। ए क्या करता है, ए आके बी को इस प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर देता है बगैर किसी कोर्ट के ऑर्डर के या बगैर इजेक्टमेंट के। इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल होती है कोर्ट में किसी किराएदार को डिस्पोजेस कराना हो, तो यानी ड्यू कोर्स ऑफ लॉ को फॉलो किए बगैर
उसको डिस्पोजेस कर देता है इलीगली विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर। तो प्रॉपर्टी तो एक ही थी, उसने अपनी ही प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया है ना बी को, लेकिन पोजेशन डिस्पोजेस जो किया है वो इलीगल किया है। तो अब अगर बी कोर्ट में सूट फाइल करता है सेक्शन 9 के तहत कि पहले मैं इस प्रॉपर्टी का पोजेशन होल्डर था, मेरी पोजेशन को इलीगली इसने मुझे डिस्पोजेस कर दिया ए ने, तो कोर्ट यह नहीं देखेगी कि टाइटल इसका है, कोर्ट कहेगी नहीं, आपने पहले उसको इलीगली डिस्पोजेस जो किया है उसको पोजेशन वापस दें, उसके बाद अगर आपने अपना टाइटल प्रूव करके पोजेशन लेनी है तो आप सेक्शन 8 में जाएं फिर। यानी कि यही बात वो कह रहा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनी अदर टाइटल। बेशक बी ए इसका मालिक भी है, लेकिन फिर भी ये किसी शख्स को इलीगल डिस्पोजेस नहीं कर सकता अपनी प्रॉपर्टी से। ये बेसिकली सेक्शन बनाया गया था फोर्सिबल डिस्पोजेशन को डिस्करेज करने के लिए। फोर्सिबल डिस्पोजेशन यानी कोई बंदा किसी भी प्रॉपर्टी के किसी को भी फोर्सिबल डिस्पोजेस ना करे, उसको किसी प्रॉपर्टी की पोजेशन को किसी भी शख्स की किसी प्रॉपर्टी पे पोजेशन को सेव करने के लिए उसको फोर्सिबल डिस्पोजेशन होने से बचाने के लिए ये सेक्शन इंट्रोड्यूस कराया गया था। अब मैं आपको इसकी जजमेंट देता हूं कि ऑनर भी अपनी प्रॉपर्टी से किसी को इलीगली तौर पे डिस्पोजेस नहीं कर सकता, और अगर ओनर ने भी अपनी प्रॉपर्टी से किसी को इलीगली डिस्पोजेस कर दिया तो वो बंदा अंडर सेक्शन 9 ये बात अगर साबित कर देता है कि पहली उसकी पोजीशन थी और उसको जो डिस्पोजेस किया गया वो इलीगली किया गया है, तो समरी प्रोसीडिंग चलेंगी और सेक्शन 9 के तहत वो उस प्रॉपर्टी की पोजीशन को दोबारा रिकवर कर सकता है। इसमें आप जजमेंट नोट कर लें। जजमेंट आप यहाँ पे लिख लें, 2-3 बड़ी अहम जजमेंट हैं। यानी डिस्पोजेड इलीगली अदर टाइटल इज अगेंस्ट हिम, वही बात मैं कह रहा हूँ कि इसके पास बेशक इसका टाइटल था, इसके अगेंस्ट टाइटल था, बी को डिस्पोजेस किया गया है ना, इसके अगेंस्ट टाइटल था, इसके पास टाइटल था, डिफेंडेंट के पास टाइटल था, तो भी डिफेंडेंट इलीगली डिस्पोजेस नहीं कर सकता। जजमेंट आप लिख लें 2010 SCMR पेज है 1108। दूसरी जजमेंट है 2010 सेम SCMR पेज इसका है 1254। इन दो जजमेंट्स में इस प्रिंसिपल को डिटेल में डिस्कस किया गया है कि किसी प्रॉपर्टी का इंटाइटल्ड बंदा भी, उसका ऑनर भी, इंटाइटल टू ऑनरशिप जो है वो भी किसी दूसरे शख्स को जो उसकी प्रॉपर्टी पे काबिज है इलीगली डिस्पोजेस नहीं कर सकता, और अगर वो इलीगल डिस्पोजेस कर सकता है तो एग्रीव्ड पर्सन अंडर सेक्शन 9 उस प्रॉपर्टी को समरी प्रोसीडिंग के तहत दोबारा उस प्रॉपर्टी को, उसकी प्रॉपर्टी की पोजीशन को रिकवर कर सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक को शेयरर वाला मामला हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि को शेयरर की सूरत में इधर क्या होगा। मैंने आपको कहा था कि को शेयरर सेक्शन 8 के तहत किसी भी प्रॉपर्टी की पोजीशन को रिकवर नहीं कर सकते, यानी दो मुश्तरका खातेदार हैं, वो इंटाइटल टू पोजीशन है, वो दूसरे किसी मुश्तरका खातेदार से अपनी प्रॉपर्टी को सेक्शन 8 के तहत रिकवर नहीं कर सकते। हाँ, सेक्शन 9 के तहत वो कर सकते हैं। अगर सेक्शन फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर्टी है, इसके ए और बी दोनों ऑनर है और ए को डिस्पोजेस कर देता है बी, इलीगली डिस्पोजेस कर देता है, तो अब ए अंडर सेक्शन 9 इस अपनी प्रॉपर्टी की पोजीशन को रिकवर कर सकता है अगर उसको इलीगली डिस्पोजेस किया गया है। पहले वो पोजीशन में था और उसको इलीगली उसके को शेयरर ने या को ऑनर ने डिस्पोजेस कर दिया, तो अब वो अपनी प्रॉपर्टी की दोबारा पोजीशन हासिल कर सकता है। इसके लिए आप जजमेंट लिख लें, बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है और इसके बारे में लोगों की बहुत मिसकंसेप्शन है। लोग कहते हैं कि जो को शेयरर वाला मामला है सेक्शन 8 में, वो सेक्शन 9 में भी फॉल करता है, लेकिन इधर ऐसा नहीं है। इधर अगर एक को शेयरर दूसरे को शेयरर को इलीगली डिस्पोजेस करता है तो फिर दूसरा को शेयरर जाके दोबारा अपनी पोजीशन को रिकवर कर सकता है, और यही बात जजमेंट मैं आपको रेफर कर रहा हूँ
PLD 2000 सुप्रीम कोर्ट, पेज है 1071 1071। अच्छा, यहाँ पे अगर हम सेक्शन 9 के इंग्रेडिएंट बनाए तो प्रायर पोजेशन होनी चाहिए और फिर उसको डिस्पोजेस किया गया हो, इलीगल डिस्पोजेस किया गया हो। तो इसमें बगैर टाइटल प्रूव किए वो सिर्फ अपनी प्रायर पोजेशन और इलीगल डिस्पोजेशन को प्रूव करके प्रॉपर्टी की पोजेशन को रिकवर कर सकता है। फिर भी अगर आपको सेक्शन 9 के तहत कोई टेक्निकलिटीज, मैं आपको बताता हूँ जिन जजमेंट्स में सेक्शन 9 की जो टेक्निकलिटीज है उनको डिस्कस किया गया है, ताकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जुडिशरी वगैरह के स्टूडेंट हैं वो जुडिशरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हेल्प हो सके और वो इसको डिटेल में पढ़ सकें। जो लॉ के सिंपल LLB वाले हैं उनको इतना काफ़ी है, उनको जजमेंट इतनी ज़्यादा पढ़ने की या रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हवाले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जजमेंट्स का ह्यूज अमाउंट में जजमेंट होना ज़रूरी है। वो मैं आपको बताता हूँ। 1982 SCMR पेज 741, PLD 2004 सुप्रीम कोर्ट पेज 20, 2014 MLD 2236। इसमें बेसिकली टेक्निकलिटीज डिस्कस की गई हैं कि सेक्शन 9 की क्या टेक्निकलिटीज हैं और उनको किस तरह हमने डिसाइड, यानी कोर्ट ने उनको किस तरह डिसाइड किया इन जजमेंट्स में। तो ये हमारा सेक्शन 9 था। आगे हम इसको डिटेल में फर्दर जो इसका हमारा पार्ट रहता है वो हम इसको पढ़ते हैं। यानी सेक्शन 9, if any person is dispossessed without his consent of immovable property otherwise than in due course of law, ये हमने सारा डिटेल में पढ़ा है एग्जाम्पल के साथ। he or any person claiming through his may by suit recover possession thereof notwithstanding any other title that may be set up in such suit, यानी कोई और किस्म का टाइटल अगर उस सूट में सेटअप किया जाता है, उस टाइटल यहाँ पे उस टाइटल की कोई अहमियत नहीं है। अगर प्रायर पोजेशन और इलीगल डिस्पोजेशन वो साबित कर देता है जो यानी प्लेंटिफ है, तो उसको फिर उस प्रॉपर्टी की, इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन दे दी जाएगी, रिकवर करा दी जाएगी। अच्छा, आगे कुछ इसमें एक्सेप्शन समझ लें आप। नथिंग इन दिस सेक्शन शेल बार एनी पर्सन from suing to establish his title to such property and to recover possession thereof, यानी मैंने आपको जो मिसाल दी थी कि एक घर है A और B, A टेनेंट है और B टेनेंट है, A उसका ओनर है और A ने B को इलीगली उस प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया है। तो A, अब टाइटल तो, ऑनरशिप का टाइटल तो A के पास है, लेकिन B को अगर इलीगली डिस्पोजेस किया गया है, वो उसकी पहले सेटल्ड पोजीशन थी और उसको इलीगल डिस्पोजेस कर दिया, तो B इस प्रॉपर्टी को दोबारा रिकवर कर सकता है। अब यहाँ पे वो बात कर रहा है, नथिंग इन दिस सेक्शन शेल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू एस्टैब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एंड टू रिकवर पोजेशन देयरऑफ। अब A यानी सेक्शन 8 के तहत, या हाँ सेक्शन 8 के तहत इंटाइटल टू पोजेशन अपनी वहां पे साबित करके उस सेक्शन के तहत इस प्रॉपर्टी की पोजेशन रिकवर कर सकता है, लेकिन थ्रू इलीगल डिस्पोजेशन इस प्रॉपर्टी की पोजेशन दोबारा रिकवर नहीं कर सकता है। यानी अगर A को इसके साथ कोई मसला है तो या तो इजेक्टमेंट की पिटीशन में जाएगा, टेनेंट वाला जो मामला है, और अगर इजेक्टमेंट की पिटीशन में नहीं जाता तो, या इनके दरमियान टेनेंसी वाला मामला नहीं है, तो भी A पहले अपना इंटाइटल टू पोजेशन साबित करेगा सेक्शन 8 में,
फिर इस प्रॉपर्टी की पोजीशन को रिकवर करेगा। यानी ये सेक्शन उसको इंटाइटल टू पोजीशन के तहत सेक्शन 8 के तहत सूट फाइल करने से बार नहीं करता। लेकिन सेक्शन 9 में यह है कि वो उसको इलीगल डिस्पोजेस नहीं कर सकता। सेक्शन 8 के तहत वो सूट फाइल कर सकता है और अपनी पोजीशन रिकवर कर सकता है। अच्छा, नो सूट अंडर दिस सेक्शन शेल बी ब्रॉट अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब ये इसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि नो सूट अंडर दिस सेक्शन, ये मैं आपको प्राइवेट डिस्पोजिशन के हवाले से बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे नो सूट अंडर दिस सेक्शन शेल बी ब्रॉट अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब होता यह है कि एक वर्ड यूज होता है इंक्रोचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, इंक्रोचमेंट। अच्छा, इंक्रोचमेंट ये होता है कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेना। यानी जिस तरह हम गलियों में देखते हैं तो लोगों ने गलियों में सीढ़ियां बनाई होती हैं, वो भी बेसिकली इंक्रोचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है। या किसी भी लास्ट टाइम 2020 से ऑनवर्ड या 20 से कुछ अर्सा पहले भी 19 में पीटीआई की गवर्नमेंट में काफी जगहों पे इंक्रोचमेंट की जो प्रॉपर्टी को इंक्रोचमेंट किया हुआ था, बड़े बड़े प्लाजे बने हुए थे, उन प्लाजों को सबको गिरा दिया गया था। तो इंक्रोचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जहां पे हुई है, गवर्नमेंट आपको उस प्रॉपर्टी से इलीगल डिस्पोजेस करती है। यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कोई एक गवर्नमेंट भी आपको किसी प्रॉपर्टी से इलीगल डिस्पोजेस करती है तो आप उस गवर्नमेंट के खिलाफ इस सेक्शन के तहत सूट फाइल नहीं कर सकते। ये प्राइवेट डिस्पोजेशन की बात हो रही है कि प्राइवेट पर्सन आके अगर आपको किसी भी प्रॉपर्टी पे जिस पे आप सेटल्ड पोजीशन थी आपकी, उससे डिस्पोजेस करता है तो फिर आप सेक्शन 9 के तहत वो पोजीशन रिकवर कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट अगर आपको डिस्पोजेस करती है उस प्रॉपर्टी से तो फिर आप सेक्शन 9 के तहत इलीगल डिस्पोजेशन के तहत उस प्रॉपर्टी की पोजीशन को दोबारा रिकवर नहीं कर सकते। यानी गवर्नमेंट के खिलाफ आप इस सेक्शन के तहत सूट फाइल नहीं कर सकते सीधे लफ्जों में। अच्छा, नो अपील शेल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिक्री पास्ड इन एनी सूट इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन नॉर शेल एनी रिव्यू और एनी सच ऑर्डर और डिक्री बी अलाउड। यानी इसमें जो कोर्ट फैसला करेगी सेक्शन 9 के तहत, उसकी तो ना तो अपील होगी, यानी कोर्ट ने अगर पोजीशन रिकवर करा के दे दी तो दूसरा बंदा जो जिसने इलीगली डिस्पोजेस किया था वो बंदा अपील भी नहीं कर सकता और रिव्यू भी फाइल नहीं कर सकता। नो रिव्यू, क्योंकि ये एक समरी प्रोसीडिंग है और समरी प्रोसीडिंग में अगर उसने साबित कर दिया है कि उसके पास प्रायर पोजीशन थी और उसको इलीगली डिस्पोजेस किया गया है तो उसकी अपील भी नहीं होगी और रिव्यू भी नहीं होगा। हाँ, रिवीजन हो सकती है अगर वहां पे कोई जुरिस्डिक्शन का मामला था या मिस एप्रीहेंशन ऑफ लॉ हुई है तो उस सूरत में रिवीजन आप करा सकते हैं, लेकिन अपील और रिव्यू नहीं होगा इस सेक्शन 9 के तहत जो कोर्ट ने डिग्री पास की है। अच्छा, अब इसमें कुछ मैं आपको टेक्निकलिटी बताता हूँ जो अक्सर वकला उनसे फायदा उठाते हुए इलीगल काम करते हैं माजरत के साथ। वो ये है कि मिसाल के तौर पे ए और बी दो पर्सन है, ये एक प्रॉपर्टी है। ए इस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, लेकिन इसके पास किसी भी वजह से या तो कोई प्रॉपर्टी इसके पास एज ए ट्रस्ट है या कोई किसी ने मिसाल के तौर पे कोई फॉरेन कंट्री गया हुआ है और इस प्रॉपर्टी को इसके पास वैसे अमानत के तौर पे रख दिया, ये प्रॉपर्टी दे देता है बी को, टेनेंट को एज ए किराए पे। अच्छा, अब इसकी इस प्रॉपर्टी पे सेटल्ड पोजीशन हो जाती है। अब ए इस प्रॉपर्टी से अगर इसको डिस्पोजेस करता है इलीगली तो सेक्शन 9 के तहत ये दोबारा पोजीशन हासिल कर लेगा और ए इस प्रॉपर्टी की पोजीशन को रिकवर सेक्शन 8 के तहत भी नहीं कर सकता क्योंकि वो इंटाइटल टू पोजीशन नहीं है, उसके पास ओनरशिप नहीं है। अगर ए ओनर ही नहीं है प्रॉपर्टी का या इंटाइटल टू पोजीशन ही उसके पास नहीं है तो वो उस प्रॉपर्टी को रिकवर नहीं कर सकता, तो बी इस पे एक किस्म का पक्का पक्का काबिज हो जाएगा। हाँ, जो इस प्रॉपर्टी का रियल ओनर है, जो इंटाइटल टू पोजीशन है, वो सूट फाइल करके अब प्रॉपर्टी को पोजीशन को रिकवर कर सकता है अंडर सेक्शन 8, लेकिन ए नहीं कर सकता। तो लोग इसी तरह करते हैं कि किसी ऐसे बंदे से प्रॉपर्टी किराए पे ले लेते हैं जो उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं था या इंटाइटल टू पोजीशन नहीं था, बाद में वहां से घर को खाली नहीं करके देते। उसके नतीजे में क्या होता है कि ना तो वो सूट फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 8 क्योंकि वो इंटाइटल टू पोजीशन नहीं है,
और ना वो उसको इलीगल डिस्पोजेस कर सकता है, क्योंकि अगर वो इलीगल डिस्पोजेस करेगा तो सेक्शन 9 के तहत दोबारा पोजीशन रिकवर कर लेगा। अच्छा, अब अगर देखें तो अपेरेंटली इसको कि ये किसी इलीगल पोजेशन को भी, इलीगल डिस्पोजेशन, इलीगल पोजेशन को भी एक किस्म का ये सेक्शन एक किस्म का सेव कर रहा है। बेसिकली बी की बेशक इधर पोजेशन इलीगल थी, लेकिन अगर उसकी सेटल्ड पोजेशन थी, सेटल्ड पोजेशन से नॉर्मल मतलब ये लिया जाता है कि किसी ने उसमें इंटरफेयर नहीं किया और 6 माह 7 माह उसे हो गए, वहां पे सेटल्ड पोजेशन थी, बाद में आप उसको इलीगल डिस्पोजेस नहीं कर सकते। अब बेशक उसकी पोजेशन इलीगल है, लेकिन आप ड्यू कोर्स ऑफ लॉ उसको डिस्पोजेस करें। इसलिए मैं कहा था कि ये सेक्शन फोर्सिबल डिस्पोजेशन को डिस्करेज करने के लिए आया था। अच्छा, अब हम देखते हैं प्राइवेट डिस्पोजेशन भी हो गई, लिमिटेशन। तो लिमिटेशन इस सेक्शन की तहत सूट फाइल करने की जो है वो है 6 मंथ। 6 मंथ की लिमिटेशन है, 6 मंथ के अंदर आप सूट फाइल कर सकते हैं। अगर आपको किसी ने इलीगली किसी प्रॉपर्टी से जिस पे आप पहले काबिज थे, किसी ने आपको इलीगल डिस्पोजेस कर दिया, तो आप 6 महीने के अंदर उस प्रॉपर्टी में ये बात साबित करके कि मैं इसका पहले प्रायर पोजेसर था और मुझको इस बंदे ने मेरी कंसेंट के बगैर इलीगली डिस्पोजेस किया है, विदाउट एनी ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, विदाउट एनी प्रोसेस ऑफ लॉ, तो आप 6 महीने के अंदर उस सूट फाइल करके उस प्रॉपर्टी की पोजेशन को रिकवर कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जजमेंट आप लिख लें लिमिटेशन के हवाले से। मैं आपको आर्टिकल भी रेफर कर देता हूं, लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 3 शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908। इसमें बात की गई है कि इस सूरत में सेक्शन 9 के तहत सूट फाइल करने के लिए 6 मंथ की जो है वो लिमिटेशन पीरियड है। फिर भी अगर आपको किसी किस्म की इधर टेक्निकलिटी देखनी है तो ये नोट कर लें, 2015 CLC पेज 1074, ये जजमेंट बहुत अहम है। नॉर्मली हम देखते हैं ना दही इलाकों की जो कोर्ट्स हैं या बैकवर्ड कहने जिन्हें, जिस तरह साउथ पंजाब की जो कोर्ट्स हैं, वहाँ पे जो पुराने वकील हैं उनके पास एक रजिस्टर होता है मोटा सारा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से तो इतना अवेयर होते नहीं है, या वो लैपटॉप वगैरह में अपने सारा रिकॉर्ड रख सकें, मोटा सारा रजिस्टर होता है और उसमें इस तरह एक पेज पे ना 8 जजमेंट लिखी होती है और वो कोई सी भी जजमेंट हो वहां से सर्च करके फौरन कोर्ट को बता देते हैं। उनको पता होता है कि कौन सी जजमेंट हमने कहाँ पे लिखी हुई है, और उस रजिस्टर को वो कोशिश करते हैं कि किसी दूसरे वकील को भी नहीं दिखाते। तो ये मैं आपको जजमेंट बता रहा हूँ, ये आप नोट कर लें, बड़ी काम आएंगी। दूसरी है 1990 CLC पेज 230, 2018 MLD पेज है 1336। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट जजमेंट है लिमिटेशन के हवाले से, सेक्शन 9 के तहत अगर आपने लिमिटेशन देखनी है। अच्छा, अब हम आते हैं कोर्ट फी पे, यानी सेक्शन 8 के तहत हमने कहा था कि जो कोर्ट फी का जनरल प्रिंसिपल है वो अप्लाई होगा कि 0 से 25,000 तक की अगर प्रॉपर्टी है जिस पे डिस्प्यूट है तो उस पे कोर्ट फी बिल्कुल माफ है, और अगर 25,000 से 2 लाख है तो 7.5% है, अगर 2 लाख से ज्यादा है तो फिक्स कर दी गई है 15,000। लेकिन सेक्शन 9 के तहत अगर हम सूट फाइल कर रहे हैं तो इसमें जो कोर्ट फी है वो हाफ टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है, हाफ टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, हाफ टू द वैल्यू ऑफ सूट प्रॉपर्टी। यानी मिसाल के तौर पे एक प्रॉपर्टी की वैल्यू 4 लाख है, मिसाल देता हूँ, सॉरी 4 लाख है, तो अगर हम जनरल प्रिंसिपल को देखें तो 2 लाख से ऊपर इसको कितनी कोर्ट फीस देना होगी, 15,000। लेकिन अगर हम इसको हाफ करें तो ये कितनी बनती है, 2 लाख। सूट प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी बनती है, 2 लाख। तो अब हम देखें तो इस प्रॉपर्टी पे सूट फाइल करने के लिए
हमें जो कोर्ट फी देना होगी वो 7.5%, यहाँ भी 2,15,000 बनती है, लेकिन उसके हाफ है ये, उसकी यानी वैल्यू को हमने हाफ करना है। दूसरी मिसाल ले लेते हैं 3 लाख की मिसाल के तौर पे, 7.5% भी उसका यानी 15,000 ही बनेगी 2 लाख का। लेकिन हम दूसरी मिसाल ले लेते हैं 3 लाख, तो जनरल प्रिंसिपल के तहत इसकी कितनी बनेगी 15,000। तो अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करें तो फिर कितनी बनेगी 1.5 लाख इस प्रॉपर्टी की वैल्यू हो जाएगी, और इसका अब बनेगी यानी 7.5% इस प्रॉपर्टी, इस 1.5 लाख का 7.5% जितना भी आप निकालेंगे। तो ये कोर्ट फीस के हवाले से बड़ा अहम पॉइंट है कि सेक्शन 9 के तहत सूट फाइल करने के लिए कोर्ट फी जो है वो हाफ टू द वैल्यू ऑफ सूट प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब हम इसका एक, मैं देखता हूँ कि कोई जजमेंट आपको अगर रह गई है तो बता देता हूँ। और भी कोर्ट फी के हवाले से जजमेंट हो गई, लिमिटेशन के हवाले से भी, कोर्ट फी के हवाले से जजमेंट नहीं हुई, सॉरी, कोर्ट फी में मैं आपको जजमेंट रेफर कर देता हूँ। वो तो यानी इसका आर्टिकल भी बताता हूँ, शेड्यूल 1 आर्टिकल 2 ऑफ कोर्ट फीस एक्ट 1973 का जो है अमेंडमेंट, अच्छा अमेंडेड एक्ट जो है, इसकी जजमेंट आप लिख लें NLR, यानी अगर सेक्शन 9 के तहत आपको कोर्ट फी में कोई मसला आता है तो उसके लिए जजमेंट आप लिख लें, यह आपको गाइड करेगी। NLR 2015 सिविल डाइजेस्ट, सिविल डाइजेस्ट, सुप्रीम कोर्ट, पेज क्या है 247, 247। ये अगर आपको कोर्ट फी में सेक्शन 9 के तहत सूट फाइल करने में कोई टेक्निकलिटी आ रही है तो यहाँ से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपको कंपैरेटिवली इन दोनों का बताता हूँ कि सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में फ़र्क क्या है। सेक्शन 8 के तहत हम कब सूट फाइल करेंगे और सेक्शन 9 के तहत हम कब सूट फाइल करेंगे। तो यानी सेक्शन 8 और सेक्शन 9, पहली बात तो यह है कि यहाँ पे हमें इंटाइटल्ड टू पोजेशन होना चाहिए, इंटाइटल्ड टू पोजेशन। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, इलीगल डिस्पोजेशन, या प्रायर पोजेशन हो पहले और उसके बाद हमको किसी ने इलीगल डिस्पोजेस किया हो, प्रायर पोजेशन या सेटल्ड पोजेशन, और हमको इलीगल विदाउट आवर कंसेंट किसी ने डिस्पोजेस किया हो, इलीगल डिस्पोजेशन। अच्छा, उसके बाद इसमें हमने साबित करनी है इंटाइटल टू पोजीशन। अगर हम इंटाइटल टू पोजीशन नहीं है तो हम सेक्शन 8 के तहत सूट फाइल नहीं कर सकते, लेकिन इधर हमें इंटाइटल टू पोजीशन साबित नहीं करनी। बेशक हम उस प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं है, हमारे पास उस प्रॉपर्टी का टाइटल नहीं है, लेकिन प्रायर पोजीशन अगर हमारी थी, सेटल्ड पोजीशन थी और किसी ने हमको फोर्सिबल डिस्पोजेस किया है, तो हम सेक्शन 9 के तहत सूट फाइल करके उस प्रॉपर्टी को रिकवर करा सकते हैं, उस प्रॉपर्टी की पोजीशन को रिकवर करा सकते हैं। अच्छा, इधर क्या है, रेगुलर प्रोसीडिंग चलेंगी, जबकि सेक्शन 9 में क्या समरी प्रोसीडिंग चलेंगी। अच्छा, और इसकी अपील वगैरह भी होगी सेक्शन 8 के तहत सूट की अपील या रिव्यू आप करना चाहते हैं। सेक्शन 9 वाले सूट का अपील रिव्यू नहीं होती, रिवीजन हो जाती है। उसके बाद इसका लिमिटेशन पीरियड कितना है 12 ईयर, इसका लिमिटेशन पीरियड कितना है 6 मंथ। और कोर्ट फी इसकी जनरल प्रिंसिपल है, कोर्ट फी के हवाले से प्रिंसिपल, इसमें क्या है हाफ टू द सूट प्रॉपर्टी, हाफ टू वैल्यू ऑफ सूट प्रॉपर्टी, ऑफ सूट प्रॉपर्टी। ये बेसिकली इनका
एक फ़र्क देखते हैं 8 और 9 में। और इसमें क्या है कि कोशेयरर नहीं आ सकते, नॉट फॉर कोशेयरर्स, और इसके तहत कोशेयरर भी आ सकते हैं। कोशेयरर के लिए अप्लाइएबल है अगर किसी एक कोशेयरर को दूसरे कोशेयरर ने इलीगल डिस्पोजेस किया हो, ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पे वो प्रायर उसकी पोजीशन थी। अच्छा, ये बेसिकली आज का हमारा लेक्चर था। तो अब और भी मैं आपको देता हूँ कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा है लेकिन प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा सूट होते हैं रिकवरी ऑफ पोजीशन के। और इसके बाद वाला जो हमारा चैप्टर होगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के, बहुत ज़्यादा सूट होते हैं। तो आपने बड़े ध्यान से और बियर एक्ट साथ लेके, बियर एक्ट आपके पास लाजमी होना चाहिए, क्योंकि अब हमने सेक्शन वाइज इस एक्ट को पढ़ना शुरू कर दिया है कल वाले लेक्चर से, लेक्चर 3 से। लेक्चर फर्स्ट और सेकंड तो इंट्रोडक्शन के बारे में था, उसमें बियर एक्ट की इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन अब आपके पास कम अज कम बियर एक्ट लाजमी होना चाहिए, जहां से आप पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके कि ये जिस तरह मैंने आपको कहा था कि एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन, जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इंटरप्रिटेशन के 3 असूल बताए थे, जजमेंट भी मैंने आपको बताई थी, YLR 1963 कराची की सिंध हाई कोर्ट, और पेज उसका 182 था। उसमें मैंने आपको कहा था कि जनरल इंटरप्रिटेशन के जनरल प्रिंसिपल जो हैं वो एनालिटिकल, हिस्टोरिकल और फिलोसॉफिकल। एनालिटिकल हम उसी वक्त पढ़ सकते हैं जब हमारे साथ कोड बियर एक्ट साथ रखा हो, जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया अ पर्सन। अब अ पर्सन को हम एनालाइज करेंगे कि यहाँ पे फिजिकल पर्सन यानी रियल पर्सन भी है और लीगल पर्सन भी है। इंटाइटल टू पोजेशन यानी इंटाइटल टू पोजीशन होना शर्त है, इंटाइटल टू ऑनरशिप होना शर्त नहीं है। तो इसी तरह ये चीज होती है एनालिटिकल। बियर एक्ट आप साथ रखेंगे तो आप एनालिटिकल किसी भी सेक्शन को पढ़ पाएंगे। अच्छा, अब आपको ओवरव्यू देता हूं कि आज हमारा लेक्चर था बेसिकली रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 8 और सेक्शन 9 इसको डील करते हैं। सेक्शन 8 के तहत हमें अगर किसी भी प्रॉपर्टी की पोजीशन को रिकवर करना है तो वहां पे प्लेंटिफ पे बर्डन ऑफ प्रूफ ये है कि वो पहले अपनी इंटाइटल टू पोजीशन उस प्रॉपर्टी में साबित करेगा और फिर वो उस प्रॉपर्टी की पोजीशन को रिकवर कर सकता है। और उसके सेक्शन 8 के तहत जो प्रोसीडिंग चलेंगी वो सीपीसी के तहत चलेंगी, समरी प्रोसीडिंग नहीं होगी, रेगुलर प्रोसीडिंग होगी। सीपीसी के ऑर्डर 21 और रूल 35 और 36 जो भी है वहां पे। और उसके बाद हमने सेक्शन 9 को एनालाइज किया। सेक्शन 9 में हमने कहा था कि यहाँ इंटाइटल टू पोजीशन होना शर्त नहीं है, यहाँ प्रायर पोजीशन होना शर्त है। पहले आपके पास प्रायर पोजीशन थी, सेटल्ड पोजीशन थी, और आपको किसी ने इलीगली डिस्पोजेस कर दिया। बेशक आप उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं है, और बेशक मालिक ने ही आपको इलीगल डिस्पोजेस कर दिया अगेंस्ट द टाइटल, अगेंस्ट योर टाइटल। बेशक डिस्पोजेस करने वाला शख्स मालिक था, लेकिन उसने आपको अगर इलीगल डिस्पोजेस किया है तो भी आप सेक्शन 9 के तहत उस प्रॉपर्टी की पोजीशन को रिकवर कर सकते हैं। और उसमें हमने कहा कि ये समरी प्रोसीडिंग होंगी, यानी कोर्ट शॉर्ट में इसको सुन के और जल्दी से डिसाइड कर देगी, और अपील और रिव्यू भी इधर नहीं फाइल हो सकता सेक्शन 9 की जो डिग्री आएगी सेक्शन 9 के सूट के अंदर। तो ये बेसिकली लेक्चर था हमारा। कोर्ट फी भी मैंने आपको डिटेल में बताई कि दोनों में क्या डिफरेंस है, लिमिटेशन का भी बताया, जजमेंट्स भी मैंने आपको रेफर की। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला हमारा कल तो नहीं, परसों, आई थिंक परसों है ना क्लास, हाँ परसों होगा नेक्स्ट लेक्चर हमारा। तो उसमें हम पढ़ेंगे रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 10 और 11। इस पे मैं आपको इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस 12 से 30 तक और सेक्शन 8 से 11 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिस में 50% से ज़्यादा इन्हीं तो टॉपिक्स के वहाँ पे यानी प्रैक्टिस में सूट होते हैं। तो बाकी रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट या कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वैसे पूरा स्पेसिफिक लीफ एक्ट सिविल प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दो अहम चैप्टर जो हैं रिकवरी ऑफ पोजीशन का और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, ये इंतहाई अहमियत के हामिल है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बियर एक्ट जिनके पास आज नहीं है परसों वो बियर एक्ट लाजमी लेके आए, ताकि आप भी हर एक सेक्शन को एनालाइज करके सही तरह पढ़ सकें। तो डेट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।